India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं ज़ारा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल जेल की सजा। कोर्ट ने 50 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। 4 प्रॉपर्टी अटैच करने का भी आदेश। हाईकोर्ट में अपील की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत शर्त पर लगाया स्टे। मांगा योगी सरकार से जवाब। जौहर विश्वविद्यालय के हिस्सों को गिराने की संभावित कार्रवाई पर लगाई रोक। एनसीबी ने ड्रग्स केस में आर्यन खान को दी क्लीन चिट। सबूतों के अभाव में आर्यन समेत 5 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं, 14 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सैरोगेसी और प्रजनन प्रौद्योगिकी कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। याचिकाकर्ता का दावा है कि कानून है अभेदभावपूर्ण। India Legal presents Courts Roundup. आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही नेता की 4 संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। 1993 से 2006 के बीच आय के अलावा ज्ञात स्रोतों से करीब 6 करोड़ 9 लाख की संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की अदालत ने 19 मई को चौटाला को दोषी करार दिया था। ओम प्रकाश चौटाला पर आरोप है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्हें अवैध तरीके से परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ भ्रष्टाचार किया। चार्जशीट के मुताबिक चौटाला ने अचल संपत्ति जमा की थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को फिर एक बार जेल जाना पड़ेगा। ओम प्रकाश चौटाला को सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला की 4 संपत्तियां जब्त करने का भी आदेश दिया है। ये संपत्तियां हेली रोड, पंचकुला, गुरुग्राम और असोला में हैं। चौटाला को 5 लाख रुपए अलग से सीबीआई को देने होंगे। 5 लाख न देने पर 6 महीने की और सजा हो सकती है। अदालत ने कोर्ट रूम से ही चौटाला को हिरासत में लेने का आदेश दिया। चौटाला की तरफ से इस मामले में अपील फाइल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया। अपील फाइल करने के लिए हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया गया। सर, आज कोर्ट ने क्या सजा सुनाई, ये डिटेल बता दीजिए प्लीज। 4 साल की आरआई, 50 लाख रुपए फाइन। 50 लाख रुपए फाइन में से 5 लाख रुपए सीबीआई को दिए जाएंगे और अगर फाइन नहीं पे करते तो 6 महीने की सजा और मिलेगी और 4 प्रॉपर्टीज अटैच हो गई हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो? हेली रोड पे है, असोला फार्म हाउस है, जनप्रतिनिधि, गुड़गांवा और एक पंचकुला। इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर बहस हुई थी। चौटाला की ओर से वकील ने अदालत में दलील दी कि उनकी उम्र 87 साल है और लंबे समय से बीमार हैं। उनके पास 60% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है, लेकिन अब वह 90% दिव्यांग हो चुके हैं। स्वास्थ्य खराब रहता है और अपने कपड़े भी खुद बदल नहीं पाते। वो इससे पहले जेबीटी भर्ती मामले में जेल में सजा काट चुके हैं। जेल में रहते हुए 10वीं और 12वीं पास की है।
इस दौरान सीबीआई के वकील ने चौटाला की बीमारी और विकलांगता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा था कि खराब स्वास्थ्य का इलाज कराया जाना चाहिए, लेकिन अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। सीबीआई ने कहा था कि आम लोगों में उचित संदेश देने के लिए अधिकतम सजा जरूरी है। सीबीआई के वकील ने कहा था कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर के समान है। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट को ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे समाज में मिसाल दी जा सके। 26 मार्च 2010 को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि 24 मई 1993 से 31 मई 2006 तक अपने पद पर रहते हुए आय से अधिक संपत्ति कमाई। सीबीआई के मुताबिक उनके पास 6.9 करोड़ रुपए की संपत्ति ऐसी थी जिसके सोर्स का उनके पास कोई सबूत नहीं था। चौटाला के पास आय से 189.11% संपत्ति ज्यादा थी। चौटाला के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने जांच शुरू की थी। ईडी ने बताया था कि चौटाला ने पद पर रहते हुए ज्यादा कमाई की और उसका इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया गया। 2019 में ईडी ने चौटाला की 3.68 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली थी। उनका नई दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में स्थित फ्लैट, एक प्लॉट और जमीन को जब्त कर लिया गया था। जनवरी 2021 में स्पेशल जज विकास धुल ने उनके खिलाफ आरोप तय किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय के हिस्सों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमानत की शर्त बेढंगी लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जमानत के तौर पर लगाई गई शर्त पर रोक लगाई है। इसके अलावा कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रथम दृष्टया हाईकोर्ट की ओर से जमानत देने समय के लगाई गई शर्त उचित प्रतीत नहीं होती और ये सिविल कोर्ट की डिग्री के समान ही लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान द्वारा इस जमानत शर्त को दी गई चुनौती पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने आजम खान को जमानत देते हुए 13.8 हेक्टेयर जमीन को जिला प्रशासन के हवाले करने का आदेश जारी किया था। दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस के करीब 13 हेक्टेयर जमीन को जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर अपने कब्जे में लिया है। अब प्रशासन कैंपस की 2 बिल्डिंग को गिराने की तैयारी में है। इन बिल्डिंग्स के संभावित कार्रवाई के खिलाफ सपा नेता आजम खान 23 मई को मेंशन इसमें किया गया था और मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आजम खान कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में सीतापुर जिला जेल से रिहा हुए थे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अगले 2 सप्ताह की अवधि के भीतर अंतरिम जमानत और संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता भी दी थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या एनसीबी ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में क्लीन चिट दे दी है। एनसीबी ने मुंबई की एक अदालत में 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसमें आर्यन खान का नाम शामिल नहीं था। आर्यन खान के अलावा अविन साहू, गोपाल जी आनंद, समीर साई खान, भास्कर अरोड़ा और मानव सिंघल के खिलाफ सबूतों के अभाव में आरोप पत्र नहीं दायर किए गए हैं। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो या एनसीबी की एसआईटी ने 2021 कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग केस में अपनी चार्जशीट जमा कर दी है। केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई क्रूज के ड्रग्स मामले में क्लीन चिट मिल गई है। इस चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं दिया गया है। इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी ने अपने ऑर्डर में बताया कि आर्यन के खिलाफ इस मामले में सबूतों की कमी के चलते उनका नाम इस चार्जशीट में नहीं दिया गया है। इसके अलावा 5 और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है। आर्यन को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के क्रूज टर्मिनल से गिरफ्तार किया था। उन पर ड्रग्स बेचने का आरोप लगाया गया था। क्रूज में सब लोग थे या क्रूज में चढ़ने वाले थे, लेकिन वो आपस में एक साथ एक ही ग्रुप का हिस्सा थे ऐसा नहीं पाया गया। वो अलग अलग ग्रुप में आए थे, कभी कोई 4 में था, कोई 3 में, कोई 2 में, लेकिन बटे हुए थे। इसलिए ये एक जॉइंट कॉन्स्पिरेसी नहीं थी 20 की या 14 की। और इसके इतर ये भी स्पष्ट हो गया कि इसमें कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात
कंक्लूसिव रूप से प्रूव नहीं हो रही है। केवल व्हाट्सएप चैट को आधार करके हम लोग कंक्लूसिव एविडेंस नहीं जुटा सके। एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज शिप में छापेमारी की थी। इसमें उन्होंने आर्यन खान सहित उनके 2 दोस्तों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को गिरफ्तार किया था। हालांकि आर्यन के पास किसी भी तरह का नशीला पदार्थ एनसीबी के अफसरों को नहीं मिला था। गिरफ्तारी के बाद आर्यन खान को मुंबई के किला कोर्ट ने एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया था। कस्टडी में रहने के बाद उन्हें आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। इस दौरान उनकी जमानत की अर्जी भी कोर्ट ने खारिज की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2021 को खान और अन्य 2 को जमानत देने के अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने की साजिश रची थी। तत्कालीन एनसीबी मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और केपी गोसावी पर जबरन वसूली और भुगतान के बारे में चौंकाने वाले आरोप लगाए थे। इन आरोपों के परिणाम स्वरूप मामला दिल्ली में एनसीबी के एक स्पेशल अन्वेषण टीम को ट्रांसफर कर दिया गया था। प्रभाकर सेल की पिछले महीने मृत्यु हो गई थी और एनसीबी को मामले की जांच के लिए अतिरिक्त 60 दिनों का समय दिया गया था। 60 दिन की अवधि 30 मई को समाप्त होगी। एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान के मुताबिक आर्यन खान ड्रग्स के मामले में समीर वानखेड़े की टीम से गलती हुई। गिरफ्तारी के वक्त समीर वानखेड़े इस मामले की जांच कर रहे थे। प्रधान के मुताबिक अगर एनसीबी से गलती नहीं हुई होती तो एसआईटी जांच को अपने हाथ में क्यों लेती। मामले में एनसीबी विजिलेंस टीम की रिपोर्ट भी जल्द आ सकती है, जिसके बाद समीर वानखेड़े की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। वानखेड़े ने जिस तरह से केस हैंडल किया उसमें कई खामियां पाई गईं। विजिलेंस टीम इस मामले में जल्द रिपोर्ट फाइल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में वेश्यावृत्ति को प्रोफेशन बताया है, जबकि वेश्यालय को गैर कानूनी कहा है। यौन कर्मियों की समस्या पर दायर हुई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर इस तरह की अपनी बात सामने रखी और पुलिस बलों को यौन कर्मियों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने और मौखिक या शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार नहीं करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पैनल की सिफारिशों से राज्यों में 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। सेक्स वर्करों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर पेशे की तरह मानव शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा सेक्स वर्करों के लिए भी उपलब्ध है। पुलिस को उनके साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। मौखिक या शारीरिक रूप से उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पैनल की सिफारिशों पर जवाब मांगा है, जिन पर आपत्ति जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम टिप्पणी के साथ सेक्स वर्करों को लेकर सिफारिशों पर केंद्र और राज्यों से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि 8 हफ्ते में उन तमाम सिफारिशों पर जवाब दें जिनमें कहा गया है कि सेक्स वर्करों को क्रिमिनल लॉ में समान अधिकार मिले हुए हैं। अदालत ने कहा कि ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी पेशे के बावजूद इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मीडिया को रेस्क्यू ऑपरेशन की रिपोर्ट करते समय यौन कर्मियों की तस्वीरें प्रकाशित नहीं करनी चाहिए या उनकी पहचान का खुलासा नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने ये निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सेक्स वर्कर्स के अधिकारों पर कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा की गई कुछ सिफारिशों को स्वीकार करते हुए जारी किए। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई और जस्टिस AS बोपन्ना ने स्पष्ट किया कि ये निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक केंद्र सरकार कानून लेकर नहीं आती। यौन कर्मियों पर पैनल की सिफारिशें। सेक्स वर्कर कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। आपराधिक कानून सभी मामलों में आयु और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहिए। सेक्स वर्कर वयस्क हैं और सहमति से भाग ले रही हैं, तो पुलिस को आपराधिक कार्रवाई से बचना चाहिए। सेक्स वर्कर्स की शिकायत को पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए। वैश्यालय पर रेड के दौरान सेक्स वर्करों को गिरफ्तार या परेशान न किया जाए। स्वैच्छिक यौन कार्य अवैध नहीं है और केवल वैश्यालय चलाना अवैध है। सेक्स वर्कर के बच्चे को मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए।
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स के लिए एक पैनल का गठन किया था। पैनल ने 3 पहलुओं की पहचान की थी: तस्करी की रोकथाम, यौन कार्य छोड़ने की इच्छा रखने वाले सेक्स वर्कर्स का पुनर्वास और संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के अनुसार सेक्स वर्कर्स जो सम्मान के साथ जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियों में काम करना चाहती हैं। हितधारकों से परामर्श के बाद पैनल ने एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन अधिनियम 2021 और सैरोगेसी अधिनियम 2021 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है और केंद्र सरकार से 6 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। अब इस मामले पर 19 नवंबर को विचार किया जाएगा। याचिका करण बलराज मेहता और डॉक्टर पंखुड़ी चंद्रा ने अधिवक्ता आदित्य समद्दर के माध्यम से ये दायर किया है। मेहता एक अविवाहित पुरुष हैं और पेशे से वकील हैं, जबकि चंद्रा एक विवाहित महिला हैं जो कि एक निजी स्कूल में मनोविज्ञान पढ़ाती हैं। दोनों सैरोगेसी के जरिए माता पिता बनना चाहते हैं। याचिका में तर्क दिया गया कि चुनौती के तहत 2 कानूनों के कुछ खंड सभी प्रकार के वाणिज्यिक सैरोगेसी को प्रतिबंधित करते हैं और केवल परोपकारी लोगों की अनुमति देते हैं। इसलिए यह याचिकाकर्ताओं को सैरोगेसी के माध्यम से बच्चे पैदा करने के विकल्प से वंचित करता है। याचिका में कहा गया है कि मेहता और चंद्रा के लिए केवल व्यावसायिक सैरोगेसी विकल्प उपलब्ध है क्योंकि वह एक ऐसी महिला से सहमति प्राप्त करने में असमर्थ हैं जो सैरोगेट मां की पात्रता की कठोरता को पूरा करती है। याचिका में आगे कहा गया है कि सैरोगेसी अधिनियम 2021 की धारा 2 इच्छुक महिला को एक भारतीय महिला के रूप में परिभाषित करती है जो 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच विधवा या तलाकशुदा है और जो सैरोगेसी का लाभ उठाने का इरादा रखती है। याचिका में कहा गया है कि ये प्रावधान संविधान के अधिकार से बाहर है और अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के तहत भी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन या एनएमसी से पूछा कि वे डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी के सुपर स्पेशलिटी कोर्स के लिए फीडर विशेषता योग्यता के रूप में एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी को हटाने का प्रस्ताव क्यों दे रहा है। अदालत ने एनएमसी से अपना उत्तर दायर करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला त्रिवेदी की अवकाश बेंच याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नीट एसएस 2022 के लिए व्यापक विशेषता विषय और विशेषता विषय में परिवर्तित एग्जाम पैटर्न को चुनौती देती थी। ये मामला जब शुक्रवार को लिया गया तो याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित सीनियर एडवोकेट देवदूत कामत ने उस परीक्षा को प्रस्तुत किया जो मूल रूप से 18 जून को निर्धारित किया गया था। परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और नई तारीखों को अभी तक सूचित नहीं किया गया है। इसे देखते हुए पीठ ने कहा कि छुट्टियों के दौरान मामले को सुनने के लिए कोई आग्रह नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, आप एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी को क्यों हटा रहे हैं? एनएमसी के वकील ने प्रस्तुत किया कि निर्णय विशेषज्ञ की राय के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर दायर किया जा सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, उन्हें उत्तर दायर करने दें, हम इसे फिर से सुनने के लिए दूसरे सप्ताह में रखेंगे। नीट एसएस 2021 पैटर्न में लाए गए 11वें घंटे के परिवर्तनों पर सुप्रीम कोर्ट से कठोर आलोचना का सामना करने के बाद 5 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि संशोधित पैटर्न केवल अगले साल से लागू किया जाएगा। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने एनबीई को एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एमडी रेडियोथेरेपी को हटाने से रोकने के लिए दिशाओं को जारी करने की मांग की है। वहीं शर्जील इमाम ने दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में अपने खिलाफ एफआईआर में अंतरिम जमानत की मांग की है। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह का अपराध शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में केंद्र सरकार को उक्त प्रावधान पर पुनर्विचार करने तक राजद्रोह कानून को स्थगित करने के लिए कहा था। इमाम पर दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर के तहत मामला दर्ज किया गया था। यूपीएपीए के तहत कथित अपराध को बाद में जोड़ा गया। एफआईआर नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ दिल्ली के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया इलाके में उनके द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष याचिका दायर की गई है, जिन्होंने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था और उक्त एफआईआर में उसके खिलाफ आरोप भी तय किए थे। हाईकोर्ट ने गुरुवार को इमाम को अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी थी। जब अभियोजन ने हाईकोर्ट के समक्ष अंतरिम जमानत आवेदन
की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई थी। अभियोजन पक्ष ने यह प्रस्तुत किया था कि 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जमानत के लिए आवेदन पहले विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाना है। अगर इससे पीड़ित विशेष अदालत से संतुष्ट नहीं होता है तो इसके बाद वह हाई कोर्ट के समक्ष अपील कर सकता है। याचिका में कहा गया कि इमाम को लगभग 28 महीने तक जेल में रखा गया है, जबकि अपराधी के लिए अधिकतम सजा 7 साल की कैद हो सकती है। इसमें आईपीसी की 124A के तहत अपराध शामिल नहीं है। अदालत ने इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A, 153A, 153B, 505 और यूएपीए की धारा 13 के तहत आरोप तय किए हैं। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.